हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग हाई लेवल रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है, हाई लेवल रीजनिंग सेशंस का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 10 देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट दो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े रेगुलर बेस्ड होंगे, थोड़े लंबे हैं बट थोड़े रेगुलर टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है वो एक फास्ट फूड सेंटर के ऊपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जस्ट वेट अ बिट। ओके, सो क्या दिया हुआ है? 18 persons आर सिटिंग इन 3 different rows इनसाइड ए रेक्टेंगुलर रूम। ठीक है, गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये वाला फिगर हमको एग्जाम में दिया जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे। द पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड रो 3 आर फेसिंग ईस्ट। तो रो 1 ईस्ट की तरफ है, रो 3 भी ईस्ट की तरफ है, while the person sitting in row 2 are facing towards the west direction. ठीक है, towards the west direction. The left and right direction is taken as per the direction in which a person is facing. The left and right direction is taken as per the direction in which the person is facing. तो यानी अगर रो 3 में यहाँ पे कोई एक इंसान है, मान लो A, तो A का लेफ्ट होगा ये वाला, A का राइट होगा ये वाला, और यहाँ पे अगर कोई है B, ठीक है, तो ये वेस्ट फेसिंग है, तो इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है। गॉट इट? तो इस तरह से हमको इन चीजों को लेना है। इफ इट इज सेड दैट ए हु इज फेसिंग ईस्ट इज हैविंग बी बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ हिम, मींस दे आर इन द सेम रो। ऑब्वियसली फ्रंट और बिहाइंड इस लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रंट और बिहाइंड ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। मान लो यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि D इज बिहाइंड C, ये बिहाइंड नहीं होगा। पीछे है बट दूसरे रो में है, पीछे है बट दूसरे रो में है। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड सिनारियो नहीं है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज सेड दैट A हु इज फेसिंग वेस्ट इज हैविंग B टू इट्स लेफ्ट, दिस मीन्स देयर इन द सेम कॉलम। हाँ, ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट यहाँ पे होगा। जैसे B के राइट में अगर P है तो P यहीं पे होना पड़ेगा। ठीक है, और B के लेफ्ट में अगर L है तो L यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी ये तीनों जो है, ये तीनों सेम कॉलम में होने पड़ेंगे। तो आगे जो भी दिया हुआ है हम लोग सॉल्विंग वाले एरिया में चलते हैं। ठीक है, ये हिंदी वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अदरवाइज मैं लिख लूंगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये ईस्ट है, ये सारा ईस्ट है। ठीक है, ये भी ईस्ट है, और जो रो 2 है वो वाला वेस्ट है। ये वेस्ट है। ठीक है, देखते हैं। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ M. B who is sitting behind M is having the person to its left who is having 4% sitting behind him. तो यहाँ पे क्या बोला है कि M के सामने मान लो मैंने ये ले लिया। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड M, सॉरी इन फ्रंट ऑफ M। तो M के सामने सिर्फ एक ही इंसान है। ठीक है, M के सामने सिर्फ एक ही इंसान है। और क्या बोला हमको? B who is sitting behind M। ठीक है, B जो कि M के पीछे बैठा हुआ है, B जो कि M के पीछे बैठा हुआ है ना। तो मान लो देखो M कहाँ हो सकता है? अगर M के सामने सिर्फ एक ही इंसान है, M यहाँ पे होगा, M यहाँ पे होगा, या तो M यहाँ पे होगा। M के सामने एक ही इंसान है। अब यहाँ पे बोला B who is sitting behind M। बिहाइंड M मतलब B यहाँ पे हो सकता है, B यहाँ पे हो सकता है, B यहाँ पे हो सकता है। गॉट इट? इज हैविंग, अच्छा नहीं, बिहाइंड मतलब इमीडिएटली नहीं बोला ना, इसको हम लोग मार्क नहीं कर सकते। हाँ, इसको अभी हम लोग मार्क नहीं कर सकते, कहीं पे भी हो सकता है। इज हैविंग पर्सन टू इट्स लेफ्ट, यानी बी के लेफ्ट में कोई इंसान होना चाहिए। हु इज हैविंग 4% बिहाइंड हिम, और उस इंसान के पीछे 4 लोग होने चाहिए। तो मान लो अगर रो 1 में M बैठता है और M के पीछे कहीं पे भी अगर B बैठता है, मान लो यहाँ पे B बैठ गया या यहाँ पे B बैठ गया, B का तो लेफ्ट होगा ही नहीं, B का लेफ्ट तो खाली है, यहाँ पे लेफ्ट तो खाली है। गॉट इट? तो ये होगा ही नहीं, तो यानी B यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, तो M भी यहाँ पे बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे 2 जगह मिल गया हमको, यहाँ पे M और यहाँ पे M।
अब बी कहाँ हो सकता है, अब बी कहाँ हो सकता है, मान लो अगर बी यहां पे होता है, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं, ठीक है, इसको ऊपर ही लिखता हूं, बाद में जब फिक्स हो जाएगा तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे कि मान लो बी यहां पे होता है, मान लो नहीं बी यहीं पे होगा, क्योंकि बी के लेफ्ट में देखो, बी का लेफ्ट ये वाला इंसान है ना, बी का लेफ्ट ये वाला इंसान है, ये जो मैंने शेड किया है, ठीक है, गंदा सा शेडिंग। तो बी के लेफ्ट में जो ये इंसान है, इसके पीछे 1 2 3 4 लोग हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगा, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि एम यहां पे होगा, बी यहां पे होगा, और बी के लेफ्ट में ये वाला इंसान होगा, और इससे पीछे 1 2 3 4 लोग होंगे, ठीक है, यानी एम और बी ये दोनों जगह ऑक्युपाई करने वाले हैं। अब कहां पे होगा वो मुझे नहीं पता कि रो 2 या रो 3 में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते, क्या बोला है, 4 पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए हु इज फेसिंग वेस्ट। तो वेस्ट मतलब ए इस रो में है, और 4 पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए, तो ए यहां पे हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ए यहां पे बैठा, यहां से आप एम और बी को कट कर दोगे, तो एम को यहां बिठाओगे, इस छोटे वाले एम को मैं हटा देता हूं, छोटे वाले बी को मैं हटा देता हूं, बी यहां पे हो जाएगा। तो ये तो अपना फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिहाइंड क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिहाइंड पी। तो क्यू के पीछे जितने लोग होंगे, पी के पीछे भी उतने लोग होंगे, ये वर्टिकल लाइन बता रहा है सेम। गॉट इट। डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ हु इज हैविंग के टू इट्स लेफ्ट। तो डी जो है एफ के फ्रंट में बैठा हुआ है, ठीक है, सामने बैठा हुआ है, इमीडिएट सामने नहीं भी हो सकता है। हु इज हैविंग यानी एफ इज हैविंग के टू इट्स लेफ्ट, तो यहां पे मैं लेफ्ट और राइट ऐसे मान रहा हूं, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डायरेक्शन होगा, बट मैं बस अपना हिसाब से एक मान रहा हूं कि ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये राइट है, मैं अपने हिसाब से ये चीज मान रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, ओके। ये वाला भी हो गया, ये वाला तो हो ही गया, ये वाला तो हो ही गया, है ना, दिस इज डन। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और क्या बोला है। ये तो हो गया, आई इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, आई इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट तो ये मान रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां पे होगा सी एन एन आर इन द सेम कॉलम फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो सेम कॉलम में है, मतलब यहां पे हो सकता है, 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 सेम कॉलम में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है मतलब क्या, रो 1 और 3 में तो नहीं हो सकता, रो 1 और 3 तो सेम डायरेक्शन है, ईस्ट ईस्ट, यानी 1 2 में होगा या 2 3 में होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि सी और एन इस तरह से होंगे, ठीक है, सी ऊपर हो सकता है एन नीचे, या एन ऊपर हो सकता है सी नीचे, बट ये दोनों पास पास होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रो 1 में एक रो 3 में, ठीक है, गैप नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। मैं ये भी लिख लेता हूं, चलो अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो, ठीक है। सी इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड द पर्सन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, सी इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड द पर्सन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में कौन है, ए के राइट में ए वेस्ट देख रहा है, तो ए के राइट में ये वाला इंसान है, तो इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे सी बैठता है, और सी और एन कंसेक्यूटिव है यहां पे, तो ये हो गया। चलो ये भी डन, ये भी डन, ओके। आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं कहां कहां हम लोग बिठा सकते हैं क्या। जे एन एम आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, जे एन एम आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, जे और एम ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ओके। एच इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एल हु इज हैविंग डी टू इट्स इमीडिएट राइट। तो एच जो है वो एल के फ्रंट में है, और जिसके राइट में, इमीडिएट राइट में डी है, इमीडिएट राइट में डी है, ठीक है, इमीडिएट राइट में डी है। तो आप इस चीज को ऐसा बोल सकते हो कि एल के इमीडिएट राइट में अगर डी है ना, एल के इमीडिएट राइट में अगर डी होता है तो डी मिडिल में ही होगा, क्योंकि डी के एक तरफ आई है और एक तरफ एल होगा, ये ऐसा हो सकता है ना। देखो एल यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि इस कॉलम का राइट नहीं है,
एल अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे डी, डी के लेफ्ट में आई, हाँ हो सकता है, चलो, और तो एल डी आई, चलो हाँ इसको देख सकते हैं हम लोग, कुछ एज सच इशू तो है नहीं, ठीक है, एल डी आई, और यहाँ पे अगर मैं एल देता हूँ, यहाँ पे डी, तो डी के लेफ्ट में आई, लेफ्ट में आई, लेफ्ट में आई, ओके। ओ इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, ओ इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो ओ कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, ओ कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। जी इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम, जी भी नहीं बैठेगा कॉर्नर पे, ठीक है, जी भी नहीं बैठेगा। जे एंड क्यू आर सिटिंग नीदर एज द इमीडिएट नेबर टू एन नॉर टू क्यू, तो कौन किसके किसके बारे में बोला, जे और क्यू के बारे में बोला, तो जे और क्यू किसके आसपास नहीं बैठेंगे, एन ए के आसपास नहीं बैठेंगे, ना एन के आसपास बैठेंगे ना ए के आसपास बैठेंगे, ओके। आगे क्या बोला है, क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ओ, हु इज सिटिंग बिहाइंड सी, हु इज सिटिंग बिहाइंड सी, यानी ओ इज सिटिंग बिहाइंड, अच्छा ओ इज सिटिंग बिहाइंड तो मतलब कहीं पे भी हो सकता है, वैसे तो दो जगह दिख रहा है, ठीक है, दो जगह दिख रहा है ना, तो एक तो यहां हो सकता है, मान लो यहां पे हुआ, और इसके राइट में अगर क्यू होना है तो राइट में क्यू यहां नहीं हो सकता, क्यू तो यहां पे होगा, ठीक है, और क्यू के सामने जितने लोग, क्यू के पीछे जितने लोग है ना, यही बोला था ना, क्यू के पीछे जितने लोग 1 2 3 4, तो पी के पीछे उतने ही लोग, ये तो हो रहा है। अच्छा अगर यहाँ पे बिठाते तो क्या पंगा होता, यहाँ पे अगर बिठाते क्यू ओ को, यहाँ पे अगर मैं क्यू को बिठाता, तो क्यू के पीछे कितने लोग, 1 2 3 लोग, तो पी के पीछे भी उतने ही लोग, अच्छा पी के पीछे उतने ही लोग, तो पी यहाँ पे भी हो सकता है ना, पी के पीछे उतने लोग, तो पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी के बारे में सच कोई जानकारी तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम लोग फिलहाल नहीं इतना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है, यहाँ पे ओ होगा, और ये लिख लेते हैं कि ओ के राइट में क्यू हो रहा है, ठीक है, ओ के राइट में क्यू हो रहा है, ओ एन पे नहीं बैठेगा। एफ एंड आर आर सिटिंग फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, एफ एंड आर आर सिटिंग फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एफ और आर का भी ये वाला चीज हो गया। जी एंड ई आर सिटिंग इन डिफरेंट रोज, जी और ई डिफरेंट रो में है, तो अभी यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन छूटा तो नहीं है अपना, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, चलो यहाँ पे एक चीज हम लोग ये वाला पहले ट्राई करते हैं, कि अगर ओ यहाँ पे होता है, ठीक है, अगर ओ यहाँ पे होता है, क्यू तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्यू तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एन के आसपास नहीं होगा क्यू, बताया, ओके, तो अगर क्यू यहाँ पे होता है, तो क्यू के पीछे 2 लोग है ना, क्यू के पीछे 2 लोग, तो पी के पीछे भी 2 लोग होने चाहिए, तो यहाँ पे पी ने मैं नहीं बिठा सकता क्योंकि एन है, तो इसके पीछे 2 लोग हो रहे हैं, यहाँ पे मैं पी बिठा देता, इसके पीछे 2 लोग होते, बट यहाँ पे तो ओ बैठा हुआ है, इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं यहाँ पे ओ को बैठाता हूँ, ठीक है ना, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, अगर मैं ओ को यहाँ पे बैठाता हूँ सी के एकदम पीछे, क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, एन के पास है, क्यू यहाँ बैठ गया, तो क्यू के पीछे 2 लोग हैं, तो पी के पीछे 2 लोग, तो पी के पीछे इधर 2 लोग, पी नहीं बिठा सकता मैं, इधर एन है, इधर भी पी नहीं बिठा सकता, इधर ओ है, ठीक है, तो ये वाला चीज तो इरेज हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो होने से रहा, यानी कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है, कि मैं ओ को यहाँ पे बिठाऊंगा, क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बी है, यहाँ क्यू बैठ जाएगा, क्यू के पीछे 4 लोग हैं, तो यहाँ पे पी नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे एम है, पी यहाँ बैठ जाएगा, पी के पीछे 4 लोग हैं, ठीक है, तो ये वाला तो कवर अप हो गया हमारा, ये वाला कवर अप हो गया। आगे और किस चीज को देख सकते हैं हम लोग, और किस चीज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, देखो जे और एम, अच्छा एल डी और आई ये एक ही लाइन में आएगा, है ना, एल डी और आई ये एक ही लाइन में आएगा,
तो यहाँ पे तो फिलहाल अभी तक 3 लाइन खाली है ना, 3 कॉलम खाली है। अच्छा जे और एम का देखते हैं, जे कहाँ कहाँ पे बैठ सकता है। जे का और तो कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, बस बोला है जे और एम ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी जे वेस्ट में बैठेगा। अब जे यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, ए के पास जे यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, एन के पास जे यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ओके चलो ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया। एफ और आर बचा हुआ है, एफ और आर। अच्छा अब यहाँ पे 3 जगह, एक जगह बचा हुआ है ना, तो एफ के सामने डी, तो देखो एल डी आई जो है ना, एल डी आई इस रो में नहीं हो सकता, है ना। एल डी आई इस रो में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा एफ के सामने डी, एफ के लेफ्ट में के भी चाहिए आपको, तो मान लो मैं एल को यहां बिठाता हूं, ठीक है, मैं एक एक करके बस चेक कर रहा हूं। मान लो अगर मैं एल को यहां बिठाता हूं, एल के राइट में डी यहां पे हो गया, डी के लेफ्ट में आई यहां पे हो गया। अब डी, एफ के सामने डी होना चाहिए, तो कहां पे होगा, नहीं हो सकता, है ना। एल के एकदम इमीडिएट राइट में डी और डी के लेफ्ट में आई, चलो नहीं हो सकता। ओके अगर मैं एल को यहां लेता हूं, तो एल के एकदम इमीडिएट राइट में डी, अरे नहीं नहीं, एल के एकदम इमीडिएट राइट में डी यहां पे होगा, तो डी का लेफ्ट होगा ही नहीं, फिर डी का तो लेफ्ट होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं एल को यहां लेता हूं, एल का इमीडिएट राइट डी यहां पे लेता हूं, डी का लेफ्ट ही नहीं मिलेगा, मैं आई कैसे बैठाऊंगा, नहीं बैठा सकता। अगर मैं एल को यहां लेता हूं, एल का इमीडिएट राइट है ही नहीं, यानी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एल डी आई ऐसे ही बनना चाहिए। अब ऐसे ही बनने के लिए आपके पास बस एक ही जगह है, एल डी आई, क्योंकि एफ के सामने डी होना चाहिए, यानी डी से पीछे एफ, तो ये यहां पे बैठना चाहिए। अब एल से सामने, तो ये वाला तो हो गया। एफ के लेफ्ट में के होना चाहिए, एफ के लेफ्ट में के होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब एक चीज देखो, एल के सामने एच होना चाहिए, एल के सामने एच होना चाहिए, एल के सामने एच यहां पे हो गया। अब क्या बचा हुआ है, जी और ई अलग कॉलम में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जी यहां नहीं बैठेगा, ये कॉर्नर है, जी यहां नहीं बैठेगा, ये कॉर्नर है, तो जी यहां पे बैठेगा, जी यहां बैठ गया तो ई यहां पे आ जाएगा ऑब्वियसली, तो बचा जो है वो आर यहां पे आ जाएगा। और एफ और आर का ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए था, ठीक है, ये तो पहले ही कर लिया हमने, एफ का वेस्ट है, आर का ईस्ट है, ठीक है, डन, सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ से पढ़ सकते हो वैसे, हाँ पूरा इन्फॉर्मेशन यहीं पे है। चलो 9 पीपल नेमली R1 S2, अच्छा इन सबको पढ़ने का जरूरत नहीं, या फिर या तो आप 1 2 3 4 करके नेमिंग कर सकते हो, या फिर RSALNUY H K, ठीक है। तो 9 लोग हैं, आर सिटिंग ऑन एन हेक्सागोनल टेबल, ठीक है, विच हैव 12 सीट्स सच ए वे दैट 6 सीट्स 12 सीट्स है, यानी 3 वैकेंट होने चाहिए। फिर अगर 9 लोग हैं 12 सीट्स है, 3 वैकेंट होने चाहिए, या मतलब कुछ तो होगा, सच दैट 6 सीट्स एट कॉर्नर एंड 6 सीट्स एट ईच एज ऑफ द टेबल, है ना। यानी अगर मैं यहाँ पे बना लूँ ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड से बनाता हूँ, इंफॉर्मेशन भी लिखना है ना हम लोग को। ओके तो अगर हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो 12 सीट्स हैं इस तरह से, ठीक है। 3 सीट्स रिमेन वेकेंट, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल, अंदर ही देख रहे हैं। ईच ऑफ देम एज इज डिफरेंट इन ईयर्स, जो भी दिया हुआ है। नो टू एडजेसेंट सीट्स आर वेकेंट, कोई भी पास 2 सीट्स वेकेंट नहीं होने चाहिए, है ना। ओके ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। अच्छा इसको ना हम लोग लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि लाइन मेथड क्या होता है और काइट मेथड क्या होता है, तो आप
देख सकते हो ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है, वीडियो के राइट साइड में आ जाएगा, आई बटन में ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो देखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग थोड़ा। A3 यानी ए इज द हु इज द यंगेस्ट पर्सन। अच्छा, पहले मैं एजेस, सब सारे एज को लिख लेता हूं कि कौन सा एज किसको अलॉट हुआ, तो मुझे एक बार में पता रहेगा, है ना, कौन सा एज किसको अलॉट हो रहा है। तो ए इज द यंगेस्ट पर्सन, यानी ये 10 तो चला गया लिस्ट से, तो ए तो 10 हो गया, ठीक है। इज द सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ आर। अच्छा, एज वाला ऊपर ही रहने दो, एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बाकी मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ए जो है इस सेकेंड पर्सन है, हाँ, सेकेंड सीट पे नहीं है, सेकेंड पर्सन है, यानी उन दोनों के बीच में एक इंसान होना चाहिए। सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ आर, तो जो पर्सन होगा उसको मैं, देखो अगर मैं बोलता हूं कि जस्ट वेट, देखो अगर मैं बोलता हूं कि ए सिटिंग सेकेंड टू आर, यानी उनके बीच में एक इंसान भी हो सकता है और एक खाली जगह भी हो सकता है। बेसिकली उनके बीच में एक सीट होगा, अब वो सीट खाली है या कोई बैठा हुआ है, आई डोंट नो, बट सेकेंड टू आर है मतलब काउंटिंग में दूसरा, बट ए इज द सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ आर, यानी दूसरा इंसान है वो, यानी आर और ए के बीच में एक इंसान जरूर है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों आर और ए के बीच में एक से ज्यादा सीट हो, 2 सीट हो सकते हैं जिसमें से एक वैकेंट होगा और एक में बैठा होगा कोई, 3 सीट भी हो सकते हैं जिसमें से 2 वैकेंट है। अब 2 पास पास वाले वैकेंट नहीं हो सकते, हमको इंस्ट्रक्शन में बोला हुआ, तो 2 ये वाला वैकेंट है, यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे फिर से वैकेंट है, यहाँ पे फिर आएगा आपका, जैसे ये आर है, ठीक है, आप देख लो ये आर है, ठीक है, तो राइट लेफ्ट रहने दो, ये आर है, आर के बाद ये वैकेंट, फिर कोई इंसान है, फिर वैकेंट, फिर ए है, तो बीच में 3 लोग हो गए, मतलब 3 हो गए, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 प्लेसेस खाली है और एक में कोई बैठा हुआ है। ओके, चलो यहां पे मैं लाइन डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मुझे 12 लोगों का यहाँ पे चाहिए होगा, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, हु सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये कॉर्नर में बैठता है। R1's एज इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो R का जो एज है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। R's एज इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ U6 एंड K9, यानी U और R का जो एज है वो 2 गुना है, किसका 2 गुना, U का और K का डिफरेंस। अब माइनस नहीं दूंगा मैं, ये थोड़ा सा वेव जैसा सिंबल दूंगा जिसका मीनिंग होता है डिफरेंस। अब U बड़ा है, K बड़ा है, आई डोंट नो, ठीक है, कौन बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना है, तो मैं U से K माइनस करूँ या K से U माइनस करूँ, तो मैंने डिफरेंस लिख दिया, तो डिफरेंस का डबल, यानी R इवन नंबर होगा, R इवन नंबर होगा। तो R क्या क्या हो सकता है, एक बार हल्का सा एक लिस्ट बना ले, R क्या क्या हो सकता है, 22 हो सकता है, अच्छा R 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 22 हो सकता है, ये सब तो नहीं होगा, 28 हो सकता है और 34 भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे चीजें हो सकते हैं R में। वैसे ना आप R निकाल ही सकते हो अगर आप चाहो तो, कि मतलब इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 होगा या 14 होगा या फिर 17 होगा, है ना, 11 होने से उसका 2 गुना करेंगे तभी आएगा, इवन नंबर ज्यादा तो थे नहीं, तो 11 का डिफरेंस में कौन सा नंबर दिख रहा है, 22 के साथ 11 का डिफरेंस यानी 33, ठीक है, 22 और 33, अगर U और K हो जाते हैं, 11 का डिफरेंस है, फिर R भी 22, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 14 का डिफरेंस नहीं है इसके साथ 26, 17 का डिफरेंस 29 नहीं है, 33 का देख लो, 33 का 11 का डिफरेंस 44 होता है, नहीं है, ठीक है, 14 का डिफरेंस 37 नहीं है, 17 का डिफरेंस 50 नहीं है, ठीक है, 45 का तो और भी बहुत दूर चला जाएगा ना, अभी तो ये 50 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, इन सबको चेक करके फायदा नहीं है, ये 39 को भी चेक करके फायदा नहीं है, 43 को चेक करके फायदा नहीं है, ये सब 50 के ऊपर जा रहा है, इसको भी चेक करके फायदा नहीं है, हाँ 34 को चेक कर सकते हो आप,
10 को चेक करोगे तो 21 आएगा, नहीं चाहिए। ठीक है, 21, 24, 27 नहीं होगा, इन सब से बात नहीं बनेगा। 28 को अगर चेक करोगे नहीं, 34 और 43 का तो 9 होता है ना डिफरेंस, नहीं होगा। 28 और 39 का देखो 11 होता है डिफरेंस, बस यही है, मुझे तो यही दिख रहा है बस, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। 18, 31, 34, ठीक है। 17 अगर देखते हैं हम लोग, 17 और 34 का डिफरेंस 17 है ना, यानी u और k 17 या तो 34 है, 17 है 34 है, u और k 17 या 34 है, दोनों मतलब कौन सा किसका नहीं पता, डिफरेंस 17 है, उसका डबल करेंगे फिर से 34 आ रहा है ना। अब 34 में u और k में से किसी एक को भी अलॉट करूं और मैं r को भी अलॉट करूं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्यों इस क्वेश्चन में आधे में रुक गया कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया, तो निकालते हुए चलते हैं। तो 11 बन रहा है एक में, तो ये दोनों कट जाएंगे, 22 होगा आर का एज, है ना। आर का जो एज है वो होगा 22। तो 28 और 39 है ना, 28 और 39 ये बन रहा है u और k का। अब किसका कौन सा है डोंट नो। 28 और 39, इन दोनों का डिफरेंस 11 है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 22 आएगा। चलो ये मिल चुका है हमको, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया। ज़्यादा एजेस बचे नहीं है, 34, 43, 33, ठीक है, बस ये सारा बचा हुआ है। गॉट इट, ओके। आगे देखते हैं। द वन हुज एज इज 39 इज सिटिंग अपोजिट टू L4। 39 वाला L4 के ऑपोजिट में बैठा है। अब ऑपोजिट मतलब बीच में कितने लोग, देखो जब सर्कल होता है ना, जब सर्कल होता है तो जब सर्कल होता है तो बीच में कितने लोग, बीच में कितने लोग, 3 लोग, यानी इसके, रेड से मार्क कर देता हूं, इसके और इसके बीच में कितने लोग, 3 लोग। तो 8 लोग अगर बैठ रहे हैं, ठीक है, सर्कल में हो हेक्सागन में हो, 8 लोग अगर बैठ रहे हैं तो बीच में 3 लोग। अगर 10 लोग बैठ रहे हैं तो बीच में 4 लोग। अगर 12 लोग बैठ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 12 लोग हैं, मतलब 12 लोग तो बैठ नहीं रहे बट 12 सीट्स तो है ना, 12 सीट्स तो है, तो बीच में 5 लोग होंगे, बीच में 5 लोग होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये वाला और ये वाला, कितने लोग हैं देख लो, यहां भी कितने लोग हैं, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 5 लोग हैं। ठीक है, तो 12 में अगर ऑपोजिट बोला है आपको तो 5 लोग। वन ऑफ द सीट्स एडजेसेंट टू द वन हुज एज इज 34 रिमेन्स वेकेंट, यानी 34 का आसपास का कोई एक वन ऑफ वैकेंट है। यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट हुज एज इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यू का जो एज है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वैसे भी तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि यू और के का एज तो 28 या 39 में से कोई एक होगा। ओके, और ये वैकेंट के आसपास नहीं है, यानी वैकेंट यू, वैकेंट ये आसपास नहीं होगा। ओके, एस हुज एज इज 33, देखो एस का भी मिल गया, एस का 33 है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, सेकंड टू द राइट यानी यहाँ पे लोग होगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे सीट बना के रखता हूँ। अब उस सीट में लोग बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते, आई डोंट नो। सेकंड टू द राइट ऑफ ए। N5 who does not sit at the corner of the table and no one sit opposite to N5, ठीक है, and no one sit opposite to N5, यानी N के ऑपोजिट में सीट खाली है और N कॉर्नर पे नहीं बैठता, यानी मिड पे बैठता है ना। यहाँ पे ऐसे जगह में, ये जो रेड मैंने मार्क किया है, ये देखो रेड जगह में बैठेगा N, ये रेड वाले जगह में। ठीक है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड L, तो S और L के बीच में एक इंसान, 1 पर्सन बोला है। whose age is divisible by 5 and no vacant seat is there between them, यानी S और L के बीच में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। अच्छा, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, देखेंगे कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, ओके, अब बचा क्या हुआ है 45, 17, तो L का जो एज है वो डिविजिबल बाय 5 है, यानी L का 45 होगा, खत्म बात। अच्छा, अब यहां पे क्या बोला कि A से राइट की तरफ
सेकंड नंबर पे एस बैठ रहा है और एस और एल के बीच में एक इंसान है, तो इसको ना ये ना दो तरीके से हो सकता है। ए या तो ऐसे होगा या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। तो यहां पे हो क्या रहा है देखो, एस और एल के बीच में एक इंसान। अच्छा, यहां पे भी तो एस और एल के बीच में एक ही इंसान है ना। मैंने मान लिया कि ये वेकेंट है, मैंने मान लिया कि ये वेकेंट है, बट आप ये नहीं मान सकते। one person sit between S2 and the L4 whose age is divisible by 5 and no vacant seats is there between them। यानी ये हम लोग नहीं मान सकते, यही होगा अरेंजमेंट, इस तरह से ही होगा अरेंजमेंट। ओके, N5's age is twice the age of Y4, Y4 नहीं Y7 होना चाहिए था। एनीवेज, who sits second to the left of N5? तो Y जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है। अच्छा, सेकंड टू द लेफ्ट है ना, ये पर्सन नहीं बोला, बार बार ये गलती हो रहा है, पर्सन नहीं बोला, सीट मान के चलते हैं, पर्सन होगा तो देख लेंगे। ओके, और क्या बोला है यहाँ पे कि ये Y का जो एज है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, Y का जो एज है ना, N5 एज इज ट्वाइस द एज ऑफ Y7, उसका डबल करेंगे तो N का एज मिलेगा। तो बचा क्या क्या हुआ नंबर देखो, एक तो 17 बचा हुआ, एक 34 बचा हुआ है, एक 43 बचा हुआ है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसका हो जाएगा 34, इसका हो जाएगा 17, ठीक है, और बचा क्या 43, ये हो जाएगा H का, H था ना, ये रहा H। तो सबका H एज मुझे पता चल गया, अब मुझे अरेंजमेंट चाहिए। अब लाइन मेथड में आपको पता है कि कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ए से एक छोड़ के यहाँ पे एक वेकेंट आप मान सकते हो, मतलब आप बोल नहीं सकते, यहाँ पे खाली छोड़ के फिर एल, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप आर से एक इंसान छोड़ के, तो आर यहाँ पे तो हो नहीं सकता, आर यहाँ पे तो हो नहीं सकता है ना, पास पास तो होगा नहीं, एक इंसान छोड़ के। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या है, 39 और एल ऑपोजिट है, तो 1 2 3 4 5 के गैप में 39 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आर यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आर का एज 22 है, तो मान लो आर यहाँ पे होगा, ठीक है, मान लो कि आर यहाँ पे होगा, पॉसिबिलिटी ले रहे, तो क्या हो जाएगा, ये वेकेंट सीट हो जाएगा, ये वेकेंट सीट यहाँ पे 39 एज है, यानी कोई तो होगा यहाँ पे। 39 एज किसका था भाई, 39 एज किसका आया था, यू और के में से किसी का आया था, चलो यू और के में से किसी का आएगा, ठीक है, के ही बैठेगा यहाँ पे, यू तो बैठेगा नहीं वैसे वेकेंट के आसपास। तो आर अगर यहाँ पे बैठता है, ठीक है, तो आर कॉर्नर में बैठ रहा है ना, आर कॉर्नर में बैठ रहा है, तो आर कॉर्नर में बैठ रहा है, यानी देखो कॉर्नर और मिड, कॉर्नर और मिड, ये सीट्स मतलब क्या है, एडजेसेंट है, कॉर्नर और मिड, कॉर्नर और मिड ये एडजेसेंट है, कंजिक्यूटिव है एक दूसरे के। तो ये अगर कॉर्नर है, आर कॉर्नर में बैठ रहे हैं, मान लो मैंने बैठा है यहाँ पे, तो ये सारे जगह मिड होंगे, ये सारे जगह मिड होने चाहिए। अब एन बैठेगा मिड में और उसके ऑपोजिट में वेकेंट। अब एन कहां पे बैठ सकता है, एन यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो एन अगर यहां पे बैठता है, एन अगर यहां पे बैठता है, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के यहां पे तो ए बैठा है, वेकेंट नहीं हो सकता। एन अगर यहां पे बैठता है, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे तो एस बैठा है, यहाँ पे भी वेकेंट नहीं हो सकता, यानी एन यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता इस रो में, एन यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यानी आर का पोजीशन हमने गलत डाला हुआ है, आर का पोजीशन हमने गलत डाला हुआ है, तो आर यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। अब आर कहाँ बैठेगा, अब आर यहाँ बैठेगा। देखो लाइन मेथड में क्या होता है, इससे लेफ्ट में कौन सा इंसान है, इससे लेफ्ट में ये है, तो आर यहाँ हो जाएगा, ये भी वेकेंट हो गया। तो आर और देखो ना, आर के राइट में अगर हम लोग जाएंगे, इसके राइट में कुछ है नहीं ना, कुछ है नहीं मतलब यही वाला पोजीशन है। आर के राइट में ये एक वेकेंट, फिर एक इंसान, फिर एक वेकेंट, फिर ए। तो आर के राइट में 3 प्लेसेस है, उसमें से एक ही प्लेस में इंसान है, बाकी 2 वेकेंट है। अब अगेन ये अगर कॉर्नर हो गया तो मिड कौन सा होगा, ये इस तरह के पोजीशंस होंगे मिड, ठीक है।
अच्छा n यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, दोनों के बीच में हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता क्या n? हाँ हो तो सकता है, क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में होने से? दोनों वेकेंट प्लेस पे तो नहीं होगा। अच्छा n से और क्या क्या है? n से एक छोड़ के y, n से एक छोड़ के, एक सीट छोड़ के बोला है ना, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n। अच्छा n यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी n नहीं हो सकता। यहाँ पे n होगा तो लेफ्ट में y कहाँ बिठाएगा? यहाँ पे मैं n बिठा सकता हूँ, तो फिर अगर मैं यहाँ पे n बिठाता हूँ, ठीक है, तो n का 1 2 3 4 5 छोड़ के एक वेकेंट, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है y, यहाँ पे आ रहा है y, है ना। बाकी और क्या बच गया? और क्या बच गया? और एक वेकेंट बच गया अपना, और एक वेकेंट बच गया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, n यहाँ पे नहीं हो सकता ना, n का ही तो एज 34 है, n का ही तो एज 34 है, और मुझे पता है, कहाँ मुझे पता है, थर्टी, नहीं ये 39 के लिए था ना, ये 39 के लिए था, 39 के आसपास एक वेकेंट होता, अरे नहीं नहीं ये 34 के लिए था, 34 के लिए था ये। मैंने कहीं पे ये पढ़ा था बट लिखते टाइम ये गलत लिखा ना मैंने इसमें। तो 34 के आसपास का एक, वन ऑफ द सीट्स आर वेकेंट, वन ऑफ द सीट्स आर वेकेंट। तो n को एक खाली जगह चाहिए, n को एक खाली जगह चाहिए जहाँ पे एक साइड खाली हो। तो n अगर यहाँ बैठता है, ठीक है, अच्छा n यहाँ पे भी बैठ सकता है ना, चलो इसको चेक करते हैं। n अगर यहाँ बैठता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वेकेंट डालता हूँ तो n के ऑपोजिट में 1 2 3 4 5 ये वाला जगह है, n के ऑपोजिट में भी वेकेंट चाहिए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे वेकेंट हमारे पास 4 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, वेकेंट तो 3 ही सीट होना चाहिए, ठीक है। तो n का टोटल 5 जगह था, उसमें से 4 जगह तो पहले ही देख के ही कैंसिल हो जाता है, एक जगह अभी हमने कैंसिल किया, और एक जगह ये वाला है, n के आसपास में वेकेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 फिर ये आएगा वेकेंट, ठीक है, बहुत सही है। अच्छा अभी और क्या बचा हुआ है? और क्या बचा हुआ है? आर वाला तो हो गया, है ना, आर वाला हो गया। यू के आसपास एन मिड में, एन के ऑपोजिट में वेकेंट। अच्छा यहाँ पे वाई एक होगा, तो यू कहाँ होगा? यू तो यहाँ हो नहीं सकता, यू यहाँ पे होगा। यू अगर यहाँ पे होगा तो बचा क्या? एच बचा, एच यहाँ पे होगा। हो गया सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, सबका एज एज लिख लेता हूँ मैं। ए का 10 है, यू का क्या है? यू का 28 है, एस का 33 है, वाई का 17 है, एल का 45 है, एन का 34 है, एच का 43 है, और आर का कितना था? आर का कितना आया था? 22। ठीक है, डन। अब इसको आप बिठा दो कहीं से भी एक, मतलब आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इस चीज को मैं बताता हूँ। ये पूरा ऐसा है ना, इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर फोल्ड करोगे तो कैसे होगा देख लो, मैं कैमरा हटा रहा हूँ। फोल्ड करोगे तो मान लो पूरा फोल्ड किया, और ये जो आर है, चलो इसको मैं थोड़ा मिटाता ही हूँ, मिटा के मैं अच्छे से बना के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेड, देखो यही से, इसी लाइन से आप आंसर सारा दे सकते हो, कुछ भी गलती नहीं होगा, कुछ भी गलती नहीं होगा। देखो आप जब भी दोनों को मोड़ोगे तो ये जो वेकेंट है, ये आर है, ये पास पास आ जाएंगे। तो मान लो आर यहाँ पे आ गया, वेकेंट यहाँ पे आ गया। अब आर के इस साइड कौन कौन था? एच था, एच के बाद एक वेकेंट है, फिर एन है, फिर एल है, फिर वाई है, फिर एस है, फिर यू है, और वेकेंट के इस साइड कौन कौन था? कुछ मिस कर दिया क्या?
सारा सही है ना? सही है। फिर के है, फिर अच्छा यहाँ पे एक लाइन मिस किया है, के के बाद फिर वेकेंट है, फिर ए है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो आंसर निकालोगे लाइन से भी वही आंसर मिलेगा आपको। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। हेल्दी बाइट्स इज ए फास्ट फूड जॉइंट सर्विंग थ्री आइटम्स बर्गर, फ्राइज, आइसक्रीम। ठीक है, एक फास्ट फूड जॉइंट है जिसका नाम है हेल्दी बाइट्स, जहां पे क्या मिलता है, 3 आइटम्स मिलते हैं, बर्गर्स, फ्राइज और आइसक्रीम। ओके, आगे देखते हैं। इट हैज, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं। It has 2 employees, Anish and Bunny, A and B, who prepare items ordered by the clients. Preparation time is 10 minutes for burger, 2 minutes for an order of ice cream. An employee can prepare only one of these items at a time. ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी एक बना सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम में। द फ्राइज आर प्रिपेयर्ड इन एन ऑटोमेटिक फ्रायर विच कैन prepare up to 3 portions of fries at a time and take 5 minutes irrespective of the number of portions. ठीक है, तो at a time वो 3 portions हम लोग 3 portions of fries उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें डाल सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक है, यानी वो इंसान का टाइम नहीं खाता। ठीक है, आपने उसको ऑन किया और बस आप 5 मिनट लगता है, 5 मिनट बाद उसको निकाल लो, खत्म है बात। ठीक है, इस चीज को समझो, हाँ इस चीज को समझो, इसमें इंसान का टाइम नहीं लगता फ्राइज बनाने में। बट जो बर्गर है और जो आइसक्रीम है उसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें आप मतलब मैन्युअली बना रहे हो, उस बर्गर को बना रहे हो, स्टफिंग वगैरह डाल रहे हो, आइसक्रीम में भी स्कूप्स वगैरह आप निकाल कर दे रहे हो, तो 2 मिनट लगेगा, उसमें 10 मिनट, इसमें 5 मिनट तो लगता है। ठीक है, 5 मिनट तो लगेगा, बट वो इंसान तब कुछ और काम कर सकता है, वो इंसान तब आइडल नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द फ्रायर डज नॉट नीड एन एम्प्लॉय टू कंस्टेंटली अटेंड टू इट। ठीक है, ये लाइन मैंने पढ़ लिया था तो मैंने समझा दिया पहले ही। एंड वी कैन इग्नोर टाइम बाय एन एम्प्लॉय टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्रायर। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा, स्टॉप करने में कितना टाइम लगा, किसी क्लाइंट को ऑर्डर देने में कितना टाइम लगा, वो सब टाइम हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो मिडिल का जो ये सब टाइम है। ठीक है, इतना मतलब एकदम डीप लेवल में नहीं जाना। Thus an employee can be engaged in preparing other items while the frying is on. यानी अगर फ्राइंग चल रहा है, ठीक है, फ्राइज अगर मैंने डाल दिया है ऑटोमेटिक फ्रायर में, तब मैं कुछ और काम कर सकता हूं। However, fries cannot be prepared in anticipation of future orders. यानी आप फ्यूचर ऑर्डर्स के बारे में एंटिसिपेट करके, यानी अंदाजा लगा के या प्रिजम्पशन करके कि आगे तो यूजुअली जैसे 10 ऑर्डर्स आते हैं शाम को, तो मैं पहले ही 10 सेट्स ऑफ फ्राइज बना के रख देता हूं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ऑर्डर आएगा तो आपको बनाना है। ओके, हेल्दी बाइट्स विशेस टू सर्व द ऑर्डर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर्स आर सर्व्ड as and when ready. However, the order is considered to be completely served when all the items of that order are served. ठीक है, तो क्या बोला है कि जल्दी से जल्दी आपको ऑर्डर्स देना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको ऑर्डर्स देना है, एंड इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर आर सर्व्ड एज एंड व्हेन रेडी। जब रेडी होगा तो उस इंडिविजुअल आइटम को मैं सर्व कर दूंगा। बट एक पूरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ, उस चीज को हम लोग कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब ईच एंड एवरी आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर हैज बीन सर्व्ड। ठीक है, तो क्लाइंट 1 2 3 देख लो यहाँ पे, 10 10 5 10 7, तो एक बर्गर, 3 प्रोपोर्शन ऑफ फ्राइज और 1 आइसक्रीम। ठीक है, 2। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। 3 ही क्वेश्चन है। Assume that only one client's order can be processed at any given point of time. So Anish and Bunny cannot start preparing a new order while previous order is being prepared. यानी जब तक एक पर्टिकुलर क्लाइंट का पूरा ऑर्डर, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट का जब तक पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, आप क्लाइंट 2 का कुछ भी ऑर्डर आप स्टार्ट नहीं कर सकते, इवन इफ यू आर सिटिंग फ्री। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका दोस्त बर्गर बना रहा है, बर्गर बनाने में 10 मिनट लगता है, आपको
आइसक्रीम बनाना है, तो आपने 2 मिनट में आइसक्रीम बना लिया, अभी 8 मिनट आप बैठे हुए, तो आप क्या सोचोगे कि 8 मिनट में मैं क्लाइंट 2 का काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है, क्लाइंट 2 का मैं काम शुरू कर देता हूँ तो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले पूरा क्लाइंट 1 का ऑर्डर खत्म करना होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो क्लाइंट 2 के ऑर्डर पे, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये वाला जब हमको बोल दिया गया है तो आगे क्या क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 1 कंप्लीटली सर्व्ड, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे अनीश ने शुरू किया 10 बजे, उसको ऑर्डर मिल गया, तो 10 तक तो वो बर्गर ही बनाते रहेगा, है ना। मैं यहां पे BU लिख देता हूं, ठीक है। बनी ने क्या किया, 10 बजे फ्रायर ऑन कर दिया, तो 10 से 10:05 तक तो फ्रायर का काम चलेगा। यहां पे मैं स्टार मार्क करता हूं क्योंकि बनी तब बिजी नहीं है 5 मिनट के लिए, और बनी ने 10 बजे ही बनी ने क्या किया, 10 बजे फ्रायर ऑन कर दिया और आइसक्रीम बनाना चालू कर दिया, तो 10 से 10:02 तक बनी आइसक्रीम बनाता रहा। तो बनी क्या है, बनी बस 2 मिनट ही बिजी रहा आइसक्रीम बनाने में, ठीक है, और 10:05 को वो फ्रायर निकाल देगा, तो फ्राइज हो जाएंगे। वो 8 मिनट वो बैठा रहा, 8 मिनट वो अभी क्या कर सकता था, यूजुअली रेस्टोरेंट कैसे रन करते हैं कि ये जो अभी जो 8 मिनट वो बैठा हुआ है वो कुछ और काम करेगा और बीच में आके फटाक से 10:05 को फ्रायर ऑफ कर देगा, ठीक है। तो बट यहां पे बोला है एक ऑर्डर को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसके सारे आइटम्स कंप्लीट हो गए हो। तो आइसक्रीम तो 10:02 को कंप्लीट हो जाता है, फ्रायर 10:05 को अगर मैं ऑफ कर दूं और निकाल दूं तो कंप्लीट हो जाता है, बर्गर कंप्लीट होता है 10:10 को, यानी इसका पूरा ऑर्डर जो कंप्लीट होगा, पूरा ऑर्डर कंप्लीट होगा 10:10 पे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एज्यूम दैट क्लाइंट्स ऑर्डर सो अनीश कैन नॉट, हाँ वही वाला है, ठीक है, उसी टाइप का है, वही कंडीशन है बट क्वेश्चन अलग पूछा है। एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 3 कंप्लीटली सर्व्ड, तो ये वाला तो पूरा सेम ही होगा, ये वाला तो पूरा ऐसा ही होगा 10:10, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे क्लाइंट 2 के पास, क्लाइंट 2 का कब शुरू करना है हमको, 10:10 को शुरू करना है, ओके। तो क्योंकि 10:05 में उसने ऑर्डर दिया फ्राइज और आइसक्रीम का, ठीक है, तो 10:05 को 10:10 को सॉरी, वो पहले स्टार्ट कर सकता था, बनी पहले स्टार्ट कर सकता था, यूजुअली रेस्टोरेंट जैसे रन करते हैं कि कोई फ्री बैठा है तो वो कुछ काम कर लेगा, अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो थोड़ी बैठा रहेगा वो। तो अनीश मान लो 10:10 को, ठीक है, अनीश मान लो 10:10 को फ्रायर ऑन करता है और वो फ्री हो जाता है, 10:15 तक फ्राइज हो जाता है, ठीक है। और बनी क्या करता है, 10:10 को ही आइसक्रीम बनाता है, ठीक है, तो आइसक्रीम खत्म होता है 10:12 तक आइसक्रीम बन जाता है, ठीक है। बट हम लोग फाइनल टाइम क्या लेंगे, क्लाइंट 2 का कब खत्म हुआ, 10:15 को। जैसे ही 10:15 को इसका टाइम खत्म हुआ, फिर हमने क्लाइंट 3 शुरू किया, भले ही क्लाइंट 3 ने ऑर्डर बहुत पहले दिया हुआ है, 10:07 को दिया हुआ है, देख लो, ठीक है, तो उसको आइसक्रीम नहीं चाहिए, तो मान लो अनीश है, अनीश फिर से बर्गर बना रहा है, 10:15 से लेके 10:25 तक वो बर्गर बना रहा है, ठीक है, फ्राइज में टाइम नहीं लगता है इसलिए मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और बनी क्या कर रहा है, 10:15 से लेके फ्राइज है ना, फ्राइज, हाँ, 10:15 से वो फ्री है, उसने बस फ्रायर ऑन किया है, ऑटोमेटिक फ्रायर, तो 10:20 तक ये फ्राई होता रहेगा, ठीक है, इसका टाइम काउंट नहीं होगा अगेन। तो यानी टाइम काउंट नहीं होगा मतलब कोई इंसान फ्री बैठा है या कोई इंसान एंगेज्ड है, उस सेंस में टाइम काउंट नहीं होगा। बर्गर में टाइम काउंट होगा क्योंकि मैं मैन्युअली काम कर रहा हूँ, आइसक्रीम में भी काउंट होगा, फ्रायर में काउंट नहीं होगा क्योंकि मशीन कर रहा है काम। तो 10:25 तक खत्म होता है। अब आप बोलोगे 10:20 को तो फ्राइज खत्म हो गया था बनाना, बट बर्गर खत्म हो रहा है, आपको तो लास्ट वाला देखना है आपको, ठीक है, 10:25। यहां पे अभी थोड़ा सा चेंज किया, देखो क्या बोला है, सपोज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स एट ए टाइम, ठीक है, एम्प्लॉइज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर,
orders at a time, but the preference would be given would be to finish orders of clients who place their orders earlier. ठीक है, बट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस उन ऑर्डर्स को दिया जाएगा, उन क्लाइंट्स के ऑर्डर को दिया जाएगा जिन्होंने पहले ऑर्डर दिए। तो ये तो ऑब्वियसली किसी भी रेस्टोरेंट में होता है, मैंने पहले ऑर्डर दिया तो मेरे वाले को खत्म करने पे फोकस किया जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय फ्री है तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो दूसरे ऑर्डर पे काम करेगा। तो पहले ऑर्डर का तो हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अनीश 10-10-10 होता है, 10 से लेके 10-10 तक बर्गर बनाता है। बनी 10 से लेके 10-5 तक फ्राइज बनाता है जिसमें टाइम काउंट नहीं होता, ठीक है। और 10 से लेके 10-2 तक आइसक्रीम बनाता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो बनी 10:02 पे तो फ्री हो गया, 10:02 पे तो वो फ्री हो गया। और सेकंड वाले क्लाइंट ने ऑर्डर कब दिया था? 10:05 को दिया था ऑर्डर, है ना। अच्छा, ऑर्डर देख लेता हूं, 2 proportion ऑफ फ्राइज, 1 आइसक्रीम, ठीक है, बर्गर नहीं है। तो वो क्या करता है, बनी क्या करता है, 10:05 पे 10:05 में फ्राइज बना लेता है, मतलब फ्राइज को बिठा देता है, तो वो 10:10 तक बन जाता है, ठीक है। और 10:05 पे ही वो आइसक्रीम बनाने में लग जाता है, जो कि 10:07 तक हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आइसक्रीम फ्राइज में टाइम नहीं लगता, इसलिए फ्राइज का मशीन ऑन किया और साथ ही में साथ वो आइसक्रीम बनाने में लग गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बताओ कि क्लाइंट 2 का ऑर्डर कब खत्म हो जाता है? क्लाइंट 2 को क्या चाहिए था? फ्राइज चाहिए था 2 पोर्शन और 1 आइसक्रीम चाहिए था, है ना। तो 10:10 तक हो जाता है ना, फ्राइज 10:10 तक खत्म होगा और आइसक्रीम तो 10:07 को बन जाता है, यानी ओवरऑल ऑर्डर 10:10 को खत्म हो जाता है। तो 10-10, ओके। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। काफ़ी दिन बाद आई एम अपलोडिंग दिस हाई लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, मतलब ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो चुका होगा या आप लोग देख रहे होंगे अभी इस वीडियो को, तो 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हाई लेवल रीजनिंग के, जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उनको आप करोगे तो आपको बहुत हाई लेवल अप्रोच, हाई लेवल थिंकिंग आपको सीखने को मिलेगा, ओके। और बाकी जो सीरीजेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो, तो उनको फॉलो करते रहो एंड इम्प्रूव करते रहो, ओके। सो खत्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, stay safe and study hard, okay, bye bye, thanks for watching।